बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 81 के लास्ट पे हमने देखा था सिस्टर चूचू आंटी टाओ से कहती हैं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है क्योंकि मैं हेजू टावर के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देने वाली हूँ। आंटी टाओ आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर मेडिसिन किंग से जीत सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी मेडिसिन किंग से नहीं जीत सकती। मैं पिछले 3 साल से मेडिसिन किंग के दिए हुए फार्मूले को क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक इसका तोड़ नहीं निकाल पाई। मैं 7 कलर पॉइजन का एंटीडोट नहीं बना पाई। जरा मेरे चेहरे की हालत तो देखो, अपनी अल्केमी टेक्निक्स की वजह से मेरी शक्ल एक भूतनी जैसी हो गई है। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती हैं और जाकर आंटी टाओ के कान में कुछ कहती हैं। आंटी टाओ उसकी सारी बात सुनने के बाद कहती हैं, तो अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है, तुम ऐसा करना चाहती हो, चलो भी ठीक है, ऐसा करते हैं। आंटी टाओ कहती हैं, तो अब मुझे पता चला कि तुम इस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे कर देते हैं। आंटी टाओ ज़ूफेन से कहती है, लड़के यहाँ पर आओ और जाकर ग्रैंडमा के सामने 3 दफा अपना सर झुकाओ। ज़ूफेन आंटी टाओ से कहता है, अब ये ग्रैंडमा कौन है? तुम्हारा नाम तो आंटी टाओ है, अब मैं तुम्हें ग्रैंडमा कहना शुरू कर दूं। आंटी टाओ से इशारा करते हुए कहती है, वो सामने जो लिविंग डेड है वो हमारी ग्रैंडमा है, जाकर उसके सामने 3 दफा सर झुकाओ। ज़ूफेन भी सोच रहा होता है, आज जो उस लिविंग डेड यानी कि उस ज़ोंबी औरत को अपनी ग्रैंडमा क्यों कह रही है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उसके सामने 3 दफा सर झुकाने से क्या होगा, क्या इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, हेजू टावर बच जाएगा? ज़ूफेन कहता है, वैसे तो मैं एक डीमन एम्परर हूँ, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता, लेकिन ये वैसे भी मरी हुई है, एक ज़ोंबी के सामने अपना सर झुकाने में क्या बुराई है? चलो ठीक है, जाके सर झुकाती है। और वो चला जाता है और ग्रैंडमा के सामने जाकर झुक जाता है। जैसे वो ग्रैंडमा के सामने जाकर सर झुकाता है, सिस्टर चूचू भी उसके साथ ही आकर बैठ जाती हैं और वो दोनों 3 दफा ग्रैंडमा के सामने अपना सर झुकाते हैं। ज़ूफेन बेचारे को इस सब के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक सेरेमनी हो रही है। आंटी टाओ उन दोनों से कहती है, ठीक है, तुम दोनों ने रस्म को पूरा कर दिया है, चलो जल्दी से अब वापस आ जाओ। ज़ूफेन सोच रहा होता है, मैंने 3 दफा सर झुका दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और साथ ही वो सिस्टर चूचू की तरफ देखता है और कहता है, अगर मुझे सर झुकाना था तो फिर सिस्टर चूचू यहाँ पर क्या कर रही थी, इसने क्यों सर झुकाया? ज़ूफेन जैसी आंटी टाओ के सामने जाता है, आंटी टाओ से कहती है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ज़ूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर क्यों घुटनों के बल बैठूं? पहले तुमने मुझे एक मुर्दा के सामने 3 दफा अपना सर झुकाने को कहा और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। वो सिस्टर चूचू से कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे पहले वाले की अभी तक समझ नहीं आई और तुम मुझे इस औरत के सामने भी घुटने टेकने का कह रही हो। सिस्टर चूचू से कहती है, जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करो, चुप रहो। ज़ूफेन वैसे तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोंगजू की बॉडी में हूँ, मैं यही कंसीडर कर लेता हूँ कि ये सोंगजू की बॉडी है जो कि इस आंटी के सामने झुक रही है। ज़ूफेन आंटी टाओ के सामने झुक जाता है। आंटी टाओ से कहती है, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब मैं तुम्हें अपने हेजू टावर की सारे सीक्रेट्स के बारे में बताती हूँ कि हमारे हेजू टावर की हिस्ट्री क्या है। जबकि ज़ूफेन कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी सारी बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री नहीं सुननी। आंटी टाओ सारी कहानी को शुरू करती है। आंटी टाओ कहती है, आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारे हेजू टावर और मेडिसिन किंग पैलेस के दरमियान में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। हम दोनों एक दूसरे के एलाइज हुआ करते थे। हेजू टावर की लड़कियां अक्सर वहाँ पर मेडिसिन पिल हॉल में शादी करके जाती थी। मेडिसिन किंग जैनसोंग से पहले ही 7 कलर पॉइजन को इजाद कर लिया गया था। मेडिसिन किंग फैमिली वालों के पास एक ऐसा अल्केमिस्ट था जिसने 7 कलर वाला पॉइजन बनाया था, लेकिन आज से 100 साल पहले ये पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर उन्होंने हेजू टावर वालों से मदद मांगी और हमारे हेजू टावर वालों ने अपने पास से बुद्धिजेट लिक्विड उनको दे दिया। फिर उन्होंने अपने 7 कलर वाले पॉइजन में बुद्धिजेट लिक्विड को शामिल किया, जिसकी वजह से वो पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इस सब के कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमारी हेजू टावर की एक लड़की और मेडिसिन किंग का एक लड़का, जिन दोनों की शादी हुई थी, उन दोनों में आपस में एक झगड़ा हो गया। दोनों फैमिलीज के रिश्तेदारों में आपस में बहुत सारी फाइट हुई। लड़की लड़के में बहुत ज्यादा फाइट हुई। लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने अपने 7 कलर वाले पॉइजन को अपनी बीवी पर यूज कर दिया। वो लड़की अपने हस्बैंड से मार खाने के बाद वापस हेजू टावर में आ गई ताकि हेजू टावर वाले लोग उसके बिहाफ पर उसके हस्बैंड से बदला ले सके या फिर मेडिसिन किंग फैमिली से बदला ले सके। लेकिन जब वो लड़की वापस आई और उसने बुद्धिजेट लिक्विड की मदद से अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बुद्धिजेट लिक्विड उस पॉइजन के खिलाफ बिल्कुल बेअसर था। हालांकि कहा जाता है कि बुद्धिजेट लिक्विड मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 7 कलर पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि बुद्धिजेट लिक्विड भी उसको हल नहीं कर पाया। ये मसला क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए हेजू टावर की उस वक्त की सीनियर मैनेजमेंट ने मेडिसिन फैमिली वालों को अपना बुद्धिजेट लिक्विड देना बंद कर दिया। उनको इसकी सप्लाई रोक दी गई। मेडिसिन किंग फैमिली वालों को बुद्धिजेट लिक्विड लाजमी तौर पर चाहिए था क्योंकि उनको अपने 7 कलर पॉइजन को बनाने के लिए बुद्धिजेट लिक्विड की जरूरत थी। इसलिए दोनों फैमिलीज में एक बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जब इन दोनों में दुश्मनी हो गई तो उसके कुछ
कुछ अर्सा के बाद मेडिसिन किंग फैमिली वालों ने हमारे टावर में आकर हमारी बहुत सारी हेड ओनर्स को मार डाला, वो भी अपने 7 कलर पॉइजन को यूज करते हुए। इस वजह से ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे हेजू टावर में सिर्फ लड़कियां थी, इस वजह से हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब हम लोगों ने इंपीरियल फैमिली वालों से मदद मांगी, रॉयल फैमिली वालों ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि रॉयल फैमिली वालों को मेडिसिन किंग फैमिली से बहुत सारी मेडिसिन तोहफे के तौर पर मिला करती थी। और इस तरह हमारा टावर पहली बार डिस्ट्रॉय हुआ मेडिसिन किंग फैमिली के हाथों से। और उसके बाद हमने अपने टावर को फिर से बनाया, लेकिन उन्हें फिर से हमारे टावर पर अटैक किया और उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग अपने हेजू टावर को फिर से बनाते और वो हमारे हेजू टावर को फिर से डिस्ट्रॉय कर देते। इसी तरह चलता रहा। फिर कुछ अर्सा के बाद हमारे टावर में एक लड़की आई, एक हेड ओनर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने मेडिसिन किंग वालों का डटकर मुकाबला किया। उस लड़की को आयरन लेडी कहा जाने लगा और उसका नाम चू बाईजुन था। वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज्यादा समझदार भी। उस लड़की ने अपनी फैमिली की बहुत सारी लड़कियों को 7 बड़ी फैमिलीज में शादी करने के लिए बेच दिया, जिसकी वजह से हमारी पावर बढ़ती गई और हम सब लोगों ने अपने हेजू टावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया, यहाँ तक कि हमारा शुमार 7 फैमिलीज में होने लगा। मेडिसिन किंग फैमिली वाले जितनी बार भी हमारे हेजू टावर पर अटैक करने के लिए आए, वो सारे लोग चू बाईजुन के हाथों से शिकस्त खाकर वापस चले गए। हमारे हेजू टावर में जितने भी डिसाइपल्स थे, वो सारे उस लड़की को, आयरन लेडी को, अपनी ग्रैंडमा कहना शुरू कर दिया और यहीं से हम सब लोगों ने भी उसे अपना ग्रैंडमा कहना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रैंडमा हमारी चीफ ओनर नहीं थी, लेकिन उसने 3 जनरेशंस तक हमारे चीफ ओनर्स को असिस्ट किया। बाकी की 6 फैमिलीज वाले भी ग्रैंडमा के इन सारे स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। अगर ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं होती तो हमारा हेजू टावर कब का खत्म हो चुका होता। यहाँ तक कि मेडिसिन किंग फैमिली वाले भी हमारी ग्रैंडमा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन हमारी आयरन लेडी यानी कि हमारी ग्रैंडमा, वो भी मेडिसिन किंग फैमिली वालों के एक सीक्रेट अटैक से नहीं बच पाई। ग्रैंडमा अपनी टावर की 3 हेड लड़कियों को बचाने की कोशिश के दौरान विशियस मेडिसिन किंग जैनसोंग के हाथों से जख्मी हो गई। उसने उसकी बॉडी के अंदर 7 कलर पॉइजन डाल दिया। मास्टर जैनसोंग के अटैक की वजह से हमारी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद वो फिर से वापस हेजू टावर में आ गई। हेजू टावर में आने के बाद वो इतनी ज्यादा जख्मी थी, लेकिन फिर भी मरने से पहले उसने एक फैसला किया। उसने अपनी छोटी बेटी, जिसका नाम चू किंग चेंग था, उसे हेजू टावर का चीफ ओनर बना दिया। ये चू किंग चेंग तुम्हारी सिस्टर चूचू है। ये उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। बहुत सारी हेड ओनर्स इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन मास्टर किंग काई और मास्टर डू डैन ने चू किंग चेंग का बहुत ज्यादा साथ दिया और उसे चीफ ओनर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प की। हेजू टावर में सभी को यही लगता था कि ग्रैंडमा मर चुकी हैं, लेकिन ग्रैंडमा अभी जिंदा थी, जो कि मौत और जिंदगी के दरमियान में फंसी हुई थी। क्योंकि हेजू टावर की चीफ ओनर यानी कि आंटी टाओ बहुत ही अच्छी अल्केमिस्ट थी। उन्होंने अपनी मेडिसिन की वजह से उन्हें जिंदा रखा और उसके बाद आंटी टाओ उन्हें उठाकर यहाँ पर इस केव के अंदर ले आई। यहाँ पर इनको एक लिविंग डेड यानी कि ज़ोंबी बनाकर इस आइस बेड के ऊपर बिठा दिया गया। इस आइस बेड की मदद से इनकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, यानी कि जो मरी हुई नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं है। फिर स्टोरी बैकग्राउंड से निकल आती है। आंटी टाओ जू फैन से कहती है, लड़के क्या तुमने ये सारी बातें याद कर ली? क्या तुम्हें हेजू टावर की हिस्ट्री याद हो गई है? जू फैन आंटी टाओ से कहता है, हाँ मुझे सारी हिस्ट्री याद हो गई है। आंटी टाओ जू फैन का हाथ पकड़ती है और साथ ही सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ती है और उन दोनों के हाथ मिलाते हुए कहती है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस हिस्ट्री को आगे अपने बच्चों तक पहुँचाना, क्योंकि जब तक हमारे हेजू टावर की हिस्ट्री को कोई याद रखेगा तब तक हमारा हेजू टावर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर आंटी टाओ पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उनसे कहती है, बाइडन फेस्टिवल के होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखो। मैं भी कुछ तैयारी कर लूँ। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी और जैनसोंग को हराने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर जू फैन और सिस्टर चूचू दोनों ही उस केव से बाहर आ जाते हैं। जू फैन बाहर आते ही उसे कहता है, सिस्टर चूचू आज यहाँ पर चल क्या रहा है? अंदर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। सिस्टर चूचू से कहती है, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये सिस्टर का लफ्ज हटा दो। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ चूचू कहोगे। और साथ ही सिस्टर चूचू उसके सामने अपना नकाब हटा देती है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो फिर से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आज से तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हो, यानी कि तुम हेजू टावर के एक मेंबर हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर चूचू से कहती है, चलो फिर ठीक है, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। फिर वो दोनों चलते हुए एक क्लिफ के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर एक दरख्त के नीचे 3 कब्रें होती हैं, जिनमें से एक कब्र के ऊपर एक क्लॉक पड़ा होता है, जिसके ऊपर इवन टॉपलिंग पिल लिखा होता है। जू फैन उस पिल का नाम सुनने के बाद हंसता और कहता है, मेडिसिन किंग जैनसोंग अगर अपनी पूरी जिंदगी में इस कोशिश में लगा रहे, फिर भी वो इस तरह की कोई पिल नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस पिल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेडिसिन किंग भी नहीं बना सकता। सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, तुम्हें इस कोड के ऊपर लिखे हुए अल्फाज को पढ़कर हंसी आ रही है। मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे होगे कि इस कब्र के अंदर जो लड़का है बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लगता था कि वो ह्यूमन टॉपलिंग पिल बना सकता है। चूचू से कहती है, ये मेरे छोटे भाई की कब्र है, जिसका नाम चू किंग टियान था, जो कि स्पाई बनकर मेडिसिन किंग फैमिली में गया था। और ये क्लॉक जो तुम देख रहे हो, यानी कि ये कोड जो तुम देख रहे हो, ये कोड उसके लिए मैंने बनाया था अपने हाथों से। जू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा जालिम है। इसने अपने छोटे भाई को मेडिसिन
मेडिसन किंग पैलेस में स्पाई बनाकर भेज दिया, जबकि इसे पता था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। चूचू उस कबर के पास बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोंगजू यानी कि जू फैन से कहती है, जू फैन क्या तुम्हें याद है तुमने उन स्लम एरिया के अंदर मुझे एक सेब दिया था, साथ ही तुमने उन लड़कों के साथ मेरे लिए फाइट की थी, तुमने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उस दिन से तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ, जैसे कि मेरा छोटा भाई चू किंग टियान था। स्पेशली जब तुमने उस जू लैन के साथ फाइट की थी मेडिसन किंग के स्टूडेंट के साथ, तब तुम्हारी स्ट्रेंथ देखने लायक थी। मेरा भाई भी तुम्हारी तरह था, उसे भी स्ट्रेंथ चाहिए थी और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। तुम्हारी तरह वो भी बहुत ज्यादा एरोगेंट था, वो भी बात करने से पहले डरा नहीं करता था। तुम दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है। तुम दोनों को देखकर ऐसे ही लगता है जैसे तुम दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया गया हो। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था शायद मैं डोंग टियानबा की सारे स्किल्स को यूज करते हुए इस लड़की को पटाने में कामयाब हुआ हूँ, लेकिन ये तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखती है। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है, तो सिस्टर चूचू तुम मुझे अपने भाई की तरह समझती हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ। सिस्टर चूचू से कहती है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा ना कि मुझे सिस्टर कहना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं रही, मुझे सिर्फ चूचू कहा करो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 82 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।